आज का हमारा विषय है ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। हमारे पास आज कुछ बेहतरीन अध्ययन सामग्रियां हैं और एक शिक्षिका के नजरिए से मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ भौतिकी या रसायन विज्ञान का एक अध्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड के काम करने का एक तरह से मैनुअल है। सही कहा आपने। अक्सर जब हम ऊष्मागतिकी शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े कारखानों के इंजन, पिस्टन या बहुत ही जटिल मशीनें आने लगती हैं। एकदम भारी भरकम चीजें। हाँ, लेकिन आज का हमारा लक्ष्य उन मशीनों से बाहर निकलकर ये देखना है कि कैसे ये नियम हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। ऊर्जा कैसे बहती है, बदलाव किस दिशा में होता है, और क्यों कुछ चीजें प्रकृति में स्वतः हो जाती हैं जबकि कुछ लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होती। एक शिक्षक के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि फॉर्मूले रटने से ज्यादा जरूरी है उनका क्यों और कैसे समझना। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांड के रंगमंच को समझना शुरू करते हैं। चलिए। जब भी हम किसी विज्ञान की घटना को समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मतलब ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम एक साथ सब कुछ का अध्ययन तो कर नहीं सकते। बिल्कुल असंभव है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? अध्ययन सामग्री में जो सबसे पहली और बुनियादी अवधारणा सामने आती है वो है ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटना। एक है निकाय, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है परिवेश यानी सराउंडिंग। तो ये बंटवारा असल में कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े मेले में हैं। ठीक है। लेकिन आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक खास जादूगर के तंबू पर है। ऊष्मागतिकी में ब्रह्मांड का वो बहुत ही विशिष्ट हिस्सा जिसे हमने अपने अध्ययन और प्रयोग के लिए चुना है, उसे ही निकाय या सिस्टम कहते हैं। अच्छा, मतलब जो फोकस में है। एकदम सही। ये एक टेस्ट ट्यूब हो सकता है, एक कार का इंजन हो सकता है, या यहाँ तक कि एक जीवित कोशिका भी हो सकती है। हाँ। और उस निकाय को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी बचता है वो सब परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई दीवार भी होती होगी। हाँ, निकाय और परिवेश के बीच एक सीमा होती है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं। इसी सीमा के आर पार ऊर्जा और द्रव्यमान यानी मास का लेन देन होता है। ये बहुत ही स्पष्ट है, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। बिल्कुल। अब जो नोट्स हमारे पास हैं वे बताते हैं कि ये निकाय भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। जी। पहला है खुला निकाय या ओपन सिस्टम। अगर मैं इसे बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं तो ये टेबल पर रखे एक बिना ढक्कन वाले गर्म कॉफी के कप जैसा है ना? एकदम सटीक उदाहरण है। क्योंकि इसमें से कॉफी की भाप भी हवा में उड़ रही है, यानी द्रव्यमान बाहर जा रहा है। और कॉफी धीरे धीरे ठंडी भी हो रही है, यानी ऊर्जा या ऊष्मा भी बाहर जा रही है। सही कहा। खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों उस बाउंड्री को पार कर सकते हैं। अब सोचिए कि आप उस कॉफी के कप पर एक एकदम टाइट ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया। अब क्या होगा? भाप बाहर नहीं जा सकती। कॉफी अंदर ही रहेगी। बिल्कुल, यानी द्रव्यमान का लेन देन रुक गया। लेकिन कप की बाहरी सतह अभी भी गर्म है ना? हाँ, वो तो छुएंगे तो गर्म ही लगेगी। और वो धीरे धीरे कमरे के तापमान पर आ जाएगी। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान अभी भी हो रहा है। ओ, समझ गए। इसे हम बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और तीसरा प्रकार, जो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। ये तो हमारे घर के उस बढ़िया वाले थर्मस फ्लास्क की तरह है जिसमें हम सर्दियों में गर्म पानी रखते हैं। बिल्कुल वही। उसकी दीवारें इस तरह से ऊष्मारोधी बनाई जाती हैं कि ना तो पानी बाहर आ सकता है और ना ही उसकी ऊष्मा बाहर परिवेश में जा सकती है। एकदम सही पकड़ा आपने। यद्यपि पूरी तरह से 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना असल दुनिया में लगभग असंभव है। हाँ, कुछ घंटों बाद तो थर्मस का पानी भी थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन थर्मस इसके सबसे करीब है। अब जब हमने अपना सिस्टम चुन लिया है तो हमें यह भी जानना होगा कि उस सिस्टम की पहचान क्या है। मतलब उसके गुण? हाँ, उसका तापमान क्या है, आयतन कितना है। ऊष्मागतिकी में इन मापदंडों को 2 बहुत ही रोचक श्रेणियों में बांटा जाता है, विस्तीर्ण गुण और अविस्तीर्ण गुण, यानी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ, और यहाँ मुझे लगता है कि अक्सर इन भारी शब्दों के चक्कर में मूल विचार छिप जाता है। बहुत बार ऐसा होता है।
मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से विस्तीर्ण गुण वे हैं जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं और अविस्तीर्ण गुण वो हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। मैं इसे अपने दिमाग में कुछ इस तरह से विजुलाइज कर रही थी। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा पूरा भरा हुआ पानी का जग है। ठीक है। उस पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं उस जग के पानी को आधा आधा 2 अलग अलग गिलासों में बांट दूं तो क्या होगा? आधा हो जाएगा पानी। हाँ, पानी का आयतन आधा हो जाएगा, उसका द्रव्यमान आधा हो जाएगा। तो ये विस्तीर्ण गुण है, यानी एक्सटेंसिव, क्योंकि ये मात्रा के साथ बट गए। एकदम सही लॉजिक है। लेकिन क्या उन दोनों गिलासों में पानी का तापमान अचानक 12.5 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो 25 डिग्री ही रहेगा। क्या पानी का रंग बदल जाएगा? नहीं। तो तापमान, दबाव, घनत्व ये सब अविस्तीर्ण यानी इंटेंसिव गुण है, क्योंकि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी एक बूंद है या पूरी बाल्टी। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? ये शायद इसे याद रखने का सबसे शानदार तरीका है। जो गुण मात्रा के कटने पर खुद कट जाए वो विस्तीर्ण है और जो अपनी पहचान बनाए रखें वो अविस्तीर्ण है। आपको पता है परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि घनत्व यानी डेंसिटी क्या है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते होंगे। बहुत ज्यादा। छात्र सोचते हैं कि घनत्व द्रव्यमान और आयतन से मिलकर बना है तो ये विस्तीर्ण होगा, लेकिन नहीं। अच्छा। क्योंकि एक लोहे की छोटी सी कील और एक लोहे के बड़े जहाज दोनों का घनत्व बिल्कुल समान होता है, इसलिए घनत्व अविस्तीर्ण है। अरे वाह, क्या बात है! तो अब हमारे पास एक निकाय है और हमें उसके गुण भी पता है, लेकिन प्रकृति स्थिर तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। चीजें बदलती हैं, बर्फ पिघलती है, गैस फैलती है। जब हमारा निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा खुद को कैसे संतुलित रखती है? यहीं से हम ऊष्मागतिक प्रक्रमों यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रवेश करते हैं। सही कहा। जब निकाय अपनी अवस्था बदलता है तो हम उसे एक प्रक्रम कहते हैं, और ये बदलाव कई तरीकों से हो सकता है। जैसे कि? अगर कोई बदलाव इस तरह से हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का तापमान बिल्कुल ना बदले तो उसे समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर मैं किसी गैस को दबाऊंगी तो वो गर्म तो होगी ही ना? स्वाभाविक है। तो फिर तापमान स्थिर कैसे रह सकता है? और यहीं पर परिवेश का रोल आता है। अच्छा। समतापी प्रक्रम बहुत ही धीमी गति से होते हैं। जब आप गैस को धीरे धीरे दबाती हैं तो जो थोड़ी सी भी ऊष्मा पैदा होती है वो तुरंत परिवेश में चली जाती है। ओह, तो वो ऊष्मा रुकती नहीं है अंदर? बिल्कुल नहीं। निकाय और परिवेश लगातार ऊष्मा का लेन देन करके तापमान को एक समान बनाए रखते हैं। समझ गई। इसका मतलब अगर मैं इसी काम को बहुत तेजी से करूं तो क्या होगा? जैसे जब मैं अपनी साइकिल के टायर में तेजी से हवा भरती हूं तो पंप का निचला हिस्सा एकदम गर्म हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो दूसरा प्रक्रम है जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जब आप पंप को तेजी से दबाती हैं तो आप गैस पर काम कर रही हैं, उसे ऊर्जा दे रही हैं, लेकिन यह सब इतनी जल्दी होता है कि ऊष्मा को निकाय से बाहर परिवेश में जाने का समय ही नहीं मिलता। ऊष्मा अंदर ही फंस जाती है। एकदम सही। ऊष्मा अंदर ही कैद हो जाती है और इसलिए पंप का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। यहाँ निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। मतलब समतापीय में ऊष्मा का लेन देन होता है ताकि तापमान स्थिर रहे, और रुद्धोष्म में ऊष्मा कैद हो जाती है, इसलिए तापमान बदल जाता है। जी। इसके अलावा 2 और प्रक्रम है, समदाबीय जहां दबाव स्थिर रहता है, और समआयतनिक जहां आयतन नहीं बदलता। आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। बिल्कुल। लेकिन इन सब बदलावों के बीच ऊर्जा के इस पूरे हिसाब किताब को समझने के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार अवधारणा को समझना होगा। वो क्या है? अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन? मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये वो गुण हैं जिन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि निकाय अभी किस स्थिति में है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस स्थिति तक कैसे पहुंचा। अगर मैं इसे एक रूपक से समझाऊं। हाँ, बताइए। सोचिए आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। ठीक है। आप उस चोटी तक एक खतरनाक और खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहुंचे हैं, या फिर आराम से एक हेलीकॉप्टर से वहां उतारे गए हैं। इससे आपकी वर्तमान ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह। है ना? आपकी समुद्र तल से ऊंचाई दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल समान होगी। ऊंचाई यहाँ एक अवस्था फलन है, रास्ते से उसे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब इसी तरह के अवस्था फलन हैं,
और इसी बात पर टिका है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम आम बोलचाल में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जी। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल प्रकृति के एक बहुत ही सख्त बैंक अकाउंट की तरह है। मतलब एक एक पैसे का, यानी एक एक जूल ऊर्जा का हिसाब रखा जाता है। एकदम सही कहा आपने। इसका सूत्र ये कहता है कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाला बदलाव उस निकाय को दी गई ऊष्मा और उस पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। इसे रटने के बजाय अगर हम तार्किक रूप से सोचें, अगर आप एक गैस को ऊष्मा देते हैं, जैसे उसे गर्म करते हैं, ठीक है, और उस पर कार्य करते हैं, जैसे उसे पिस्टन से दबाते हैं, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा कहीं और जा ही नहीं सकती। और अगर गैस खुद फैलकर परिवेश को धकेलती है, यानी वो खुद कोई कार्य कर रही है, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने बैंक अकाउंट से ऊर्जा खर्च की है। कोई गणित की जरूरत नहीं, ये तो शुद्ध कॉमन सेंस है। हाँ। और यहाँ एक चिन्ह परिपाटी भी है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, साइन कन्वेंशन। जी, हमारे स्रोतों के अनुसार यदि कार्य निकाय पर किया जाए तो जो वर्क है यानी W वो ऋणात्मक होगा, और अगर निकाय द्वारा किया जाए तो W धनात्मक होगा। स्रोतों में एक उदाहरण भी है जहां अगर मान लीजिए 650 जूल कार्य निकाय पर होता है और 240 जूल ऊष्मा बाहर निकलती है, तो कुल मिलाकर आंतरिक ऊर्जा में 410 जूल की वृद्धि होती है। मतलब सब कुछ जोड़ घट